हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2023 के ज़ूलॉजी पोर्शन के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। हमें ABCD 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स का। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। In non-primate mammals, cyclical changes during reproduction are called estrous cycle. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नॉन प्राइमेट मैमल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उनको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, और प्राइमेट मैमल्स में उन्हीं रिप्रोडक्टिव साइक्लिकल चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज। ये इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो जो भी ऑप्शंस में बी स्टेटमेंट दिया है उसको हम इनकरेक्ट मान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, सी स्टेटमेंट पे। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। ये करेक्ट है क्योंकि प्रेगनेंसी का जो ऑनसेट होता है दैट मार्क्स द टेम्परेरी सीज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट है। फिर डी स्टेटमेंट पे आते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन A एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। तो एक स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं। Amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child health care program. तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक थी उसको अडॉप्ट किया गया था टू चेक एनी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज और एनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द फीटस। लेकिन वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं डेवलप की गई थी। और एमनियोसेंटेसिस होती क्या है? बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उनमें जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के, उनकी हम जांच करते हैं जिससे पता लगता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ग्रोइंग फीटस में। और इसका जो रीजन दिया है वो है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। ये करेक्ट है, बट जो असर्शन था वो रॉन्ग है क्योंकि वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं था। और अगर एमनियोसेंटेसिस पे बैन नहीं होता तो फीमेल फीटिसाइड के केसेस और बढ़ जाते हैं। तो रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। A is false but R is true। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 कंसिस्ट ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। हमें 2 एनिमल्स दिए हुए हैं, 2 अलग अलग स्पीशीज दी हुई हैं जिनके बीच में किस तरह का इंटरैक्शन है उस बेसिस पे हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन मैच करना है। तो पहला जो ऑप्शन है, अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड। तो हम सब जानते हैं लेपर्ड और लायन दोनों ही टॉप कार्निवोर्स हैं, और अगर ये किसी एक लैंडस्केप में है तो इनके बीच में कंपटीशन ही होगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, ब्रूड पैरासिटिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, तो इसमें ये ऑप्शन भी नहीं फिट बैठता है। फिर कमेंसलिज्म मतलब किसी एक का फायदा और एक को कोई इफेक्ट नहीं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट ऑप्शन पे, अ कुकू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। मतलब नेस्ट क्रो बनाता है और उसमें जो एग्स ले करने के लिए बर्ड आती है वो होती है कुकू। तो बेसिकली वो खुद का नेस्ट नहीं बनाती है और वो क्रो के नेस्ट में अपने एग्स ले कर देती है। तो बी का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मीनवाइल हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। तो ऑप्शन ए में ए के साथ फर्स्ट मैच दिया हुआ है और बी के साथ सेकंड मैच दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में हम देखें तो भी हमें सेम ऑप्शन देखने को मिलता है, सेम कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जबकि हम देखें ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, इनमें क्योंकि ए और बी दोनों के ही मैचिंग करेक्ट नहीं है तो इन दोनों ऑप्शन को हम वैसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 में अब देखते हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। तो सी स्टेटमेंट देखते हैं, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजिंग। तो ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है जिसमें जो फंगल पार्टनर होता है वो हायर प्लांट्स जैसे पाइनस, इनकी रूट्स को इनहैबिट करता है और खुद वो प्लांट्स में जो शुगर प्रोड्यूस होती है उसको एज अ फूड कंज्यूम करता है और इन रिटर्न वो बेटर एब्जॉर्प्शन देता है प्लांट्स को फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा म्यूचुअलिज्म। तो सी के साथ थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सी के साथ थर्ड ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। एक स्टेटमेंट अभी हमारे पास बची हुई है डी वाली, अ कैटल इग्रेट एंड अ कैटल इन अ फील्ड। ये एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। कैटल इग्रेट बेसिकली एक बर्ड होती है जो कैटल जैसे काउज, ऑक्स वगैरह इनकी बॉडी पे बैठ के जो इनमें लीचेस होते हैं उन पे फीड करती है। तो बेसिकली जो कैटल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं काउज और ऑक्स वगैरह, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है और कैटल इग्रेट का एक तरह से फीडिंग हो जाता है। तो ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। तो डी के साथ ऑप्शन फिट बैठता है 4। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम एक ग्राफ पढ़ते हैं इस तरीके का। इसमें जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। ये जो मैंने यहां पे दिखाया है वो है टाइडल वॉल्यूम। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी की हम अगर बात करें तो इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई वाइटल कैपेसिटी, ये हो गई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो नीचे बचा ये हो गया रेसिडुअल वॉल्यूम। तो बेसिकली रेसिडुअल वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज नॉट एक्सपेल्ड आउट बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। लेकिन जब वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो इन 3 वॉल्यूम्स का सम ही वाइटल कैपेसिटी कहलाता है। तो जो टाइडल वॉल्यूम है वो, और जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यानी कि ये, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है यानी कि ये, तो इनके सम को हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली
sexually transmitted disease is completely curable when detected early and treated properly. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है. एक्चुअली हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज है जिसका कोई भी ट्रीटमेंट अभी फिलहाल मौजूद नहीं है. और HIV इन्फेक्शन हम सबको पता है कि क्योरेबल नहीं है. जेनाइटल हर्पीज भी एक वायरल डिजीज है जिसमें कोई भी क्योर या कोई भी मेडिसिन इफेक्ट नहीं करती है. गोनोरिया ही एक ऐसी डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जिसका ट्रीटमेंट या क्योर पॉसिबल है अगर वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट की जा सके. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसमें हमें मैच करना है हॉर्मोन्स को. ये जो हमारे पास लिस्ट 1 है, इट इज अ सेट ऑफ हॉर्मोन्स, वाइल लिस्ट 2 इज दी ऑर्गन्स जिनसे वो सिक्रीट हो रहे हैं या जिन पे वो एक्ट कर रहे हैं. तो हम देखते हैं, पहला है CCK मतलब कोलेसिस्टोकाइन. कोलेसिस्टोकाइन पैनक्रियोजाइमिन. कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन एक एंजाइम है जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है. तो इसका जो मैच होगा वो होगा पैनक्रियाज से. तो हम देख लेते हैं ए के साथ अगर कोई और मैचिंग दी है तो उसको हम कैंसिल आउट करके ऑप्शन से हटा सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को अब हमें एक्सप्लोर नहीं करना है. हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 है जिनमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है. तो अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होती है. तो बी का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 3. तो करेक्ट आंसर बेसिकली हम लोग को मिल चुका है, बट हम आगे के 2 ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं. ANF एट्री नाइट्री यूरेटिक फैक्टर जो हार्ट से सिक्रीट होता है, जो ब्लड वॉल्यूम को कम करने में काम करता है. तो सी का जो मैच होगा वो 2 के साथ होगा. तो करेक्ट आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 होगा. लास्ट ऑप्शन बचा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है और ये एक्ट करता है किडनी पे टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन मैचिंग है. 4 डिजीजेस दी हैं और 4 कॉजल ऑर्गेनिजम्स उनके दिए हुए हैं. पहली जो डिजीज है वो रिंगवॉर्म है. रिंगवॉर्म एक फंगल इन्फेक्शन है और ये ट्राइकोफाइटोन नाम की फंजाई से होता है. फाइलेरियासिस एक नीमेटोडल डिजीज है और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई हो जाएगा. मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा. निमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होती है. तो डी का जो मैच हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में कौन कौन से पेयर्स हैं. ए की मैचिंग सेकंड से हमारे पास 2 ऑप्शन में प्रेजेंट है. फिर बी का हम देख लेते हैं मैच किससे था. तो बी का मैच 3rd से था, वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई से. तो बी का 3rd भी दोनों में कॉमन है. सी का देख लेते हैं, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. सी का मैच 4 के साथ होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 1 में सी का मैच फर्स्ट के साथ है जो गलत हो जाएगा. और सी का मैच 4 के साथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है जिसमें बाकी भी करेक्ट दिए हैं, वो है ऑप्शन नंबर 4. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इस तरह का हम एक ग्राफ पढ़ते हैं जिसमें से P, Q, R, S और T वेव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें P वेव की, तो P वेव जो है वो डिनोट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। और Q वेव जो है, जो हमारी Q वेव है, वो मार्क करती है एक सेकेंड, Q वेव जो है वो हमारी मार्क करती है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो Q वेव के साथ ऑप्शन बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। QRS जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, ये पूरा मार्क करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो सी ऑप्शन के साथ फोर्थ ऑप्शन फिट बैठता है। फिर टी वेव की बात अगर हम करें, तो टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। ए के साथ थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए के साथ थर्ड ऑप्शन है। देन बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ एंड डी के साथ सेकंड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ब्लड corpuscles the HIV undergoes replication and produce progeny virus। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम बात करें टी सेल्स की, तो टी सेल्स तीन टाइप के हम पढ़ते हैं। एक हेल्पर टी सेल्स, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और एक रेगुलेटरी टी सेल्स। और जो HIV वायरस है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो उसका टारगेट सेल होता है वो हेल्पर टी सेल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्पर टी सेल्स। हमारी बॉडी में अगर हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं, तो लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं, बी सेल और टी सेल, जिसमें टी सेल की तीन कैटेगरीज हैं, जिनमें से हेल्पर टी सेल्स को ये अफेक्ट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, दो स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट वेयर एज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एंजाइम को एक्टिविटी शो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। इस तरह का ग्राफ हम पढ़ते हैं जिसमें ये दिखाता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच ही वो एंजाइम एक्टिव हो सकता है। इसको हम ऑप्टिमल रेंज भी बोलते हैं। तो अगर इससे बिलो टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा, इससे अबव होगा तो भी एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में यही बात को बताया गया है
लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्परेरी इनएक्टिव स्टेट और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉयज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि अगर सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो किसी और मॉलिक्यूल के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जहां पे एंजाइम को आके बाइंड करना था तो उसकी जगह वो इनहिबिटर बाइंड कर जाता है, तो जिसकी वजह से इनहिबिटर और एंजाइम में कंपटीशन हो जाता है और इस तरह के इनहिबिशन को हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो ये 10 क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लेंगे और उनको हम इसी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।